नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। अलग अलग मुद्दों पर न्यूज रूम लाइव में हम आपको हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह की एक अपडेट जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आई है। ये अपडेट जो है ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। ये अपडेट शिक्षकों से जुड़ी हुई है। आपने एक स्कीम सुनी होगी आरईटी रेबरे तालीम, जिसमें कई सारे युवाओं को जो है एजुकेशन में यानी शिक्षा विभाग में भर्ती होने का मौका मिला था, एक अध्यापक बनने का मौका मिला था। लेकिन इस वक्त एक अपडेट जो आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं शिक्षकों से रिलेटेड, या यूं कहें तो रेबरे तालीम के जो टीचर्स हैं उनको रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है। मैं आपको बता दूं, जम्मू में अब बिना छुट्टी लिए जिसने ग्रेजुएशन की है, यानी जो रेबरे तालीम टीचर है, आरईटी टीचर है, उसने अगर बिना छुट्टी अपने विभाग से बिना छुट्टी लिए उसी समय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो उसका वेतन काटा जाएगा। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फिर से बताना चाहूंगा, दोहरा के बताऊंगा, डिविजनल लेवल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है और करने जा रहा है, आगे भी करेगा। फिलहाल यह कार्रवाई कश्मीर में हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है ये जम्मू में भी कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं आरईटी टीचर्स पर एक बहुत बड़ी गाज जो है वो गिर सकती है। एक बहुत बड़ी बुरी खबर जो है वो आरईटी टीचर्स के लिए है। जरा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ पाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो आरईटी टीचर्स हैं उनके रिलेटेड है। पहले ही मैंने आपको बताया कि बिना छुट्टी लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे आरईटी हैं जो 12th बेस पे लगे हुए हैं और बिना छुट्टी लिए अगर वो बाकी पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका वेतन काटा जाएगा। वो उनका जो है वो सर्विस में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो उसी समय दूसरी जगह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत इन सभी शिक्षकों को पढ़ाई के दिनों में मिला हुआ जो वेतन है वो वापस लिया जाएगा। यानी उनको वेतन दिया गया, वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सर्विस या अपनी ड्यूटी जो है वो ऑन टाइम वहां पर भी शो कर रहे हैं जहां पर उनकी सेवा है, जहां पर वो सर्विस कर रहे हैं। तो एट ए टाइम अगर आप दोनों जगह पर हैं तो आपको वेतन कैसे मिलेगा? तो इस पर जो है कश्मीर में पहले ये कार्रवाई हुई है, अब जम्मू में भी हो सकती है। अब इसमें एक और बड़ी अपडेट है। वेतन वापस लिया जाएगा और साथ ही तब तक नियमित नहीं किया जाएगा जब तक उनका सारा वेतन वापस नहीं लिया जाता। उनको नियमित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो आरईटी टीचर्स हैं। वो उनको नियमित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें सारा वेतन वापस नहीं लिया जाएगा। और राहत की बात तो यह है टीचर्स के लिए कि उनका वेतन जो है वो किस्तों में लिया जाएगा, यानी इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। इकट्ठा सारा वापस नहीं लिया जाएगा, किस्तों में। वो निर्धारित किस्तें जो हैं वो विभाग की तरफ से होंगी और उसी के आधार पर उनसे किस्तें वापस ली जाएंगी। तब तक उन्हें रेगुलर नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी को रोक दिया गया है, यानी जो नियमित करने की एक पॉलिसी है, नीति है, उसको रोक दिया जाएगा। और बिना छुट्टी लिए ग्रेजुएशन करने वाले रहबरे तालीम शिक्षक मुश्किल में अब पड़ गए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, डिविजनल लेवल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कश्मीर संभाग के आरईटी शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई हो गई है। और कश्मीर में अगर मैं कुल आंकड़ा बताऊं आपको, 138 आरईटी शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनको नियमित किया जाना था, रेगुलर किया जाना था। लेकिन जांच में सामने आया कि इन शिक्षकों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली थी। यानी वो आरईटी में लगे हुए हैं, वो अपनी सेवाएं विभाग को दे रहे हैं, वो अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उच्च शिक्षा के लिए भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आखिर दो काम जो है वो कैसे हो सकते हैं? एक सरकारी मुलाजिम के लिए दो काम करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी पर यह कार्रवाई की गई है। 138 आरईटी शिक्षक जो हैं वो कश्मीर में ऐसे पाए गए हैं जो अपनी सेवा के साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन में पढ़ाई भी कर रहे हैं। और साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली गई है और बिना छुट्टी लिए ही दूरस्थ शिक्षा और रेगुलर कक्षाओं में पढ़ाई किए जाने का भी दावा किया है। यानी दोनों चीजें, डॉक्यूमेंट जब उन्होंने शिक्षा विभाग के पास लिया या विभाग के पास लिए, जब उनकी जांच हुई तो वहां पर यह शो हुआ कि आप दोनों जगहों पर एट ए टाइम कैसे हो सकते हैं? आप सेवा भी दे रहे हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। इस पर यह कार्रवाई की गई है। पूरा वेतन वापस मिलने के बाद डीडीओ एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेंगे, जिसके बाद इन शिक्षकों को ग्रेड 2 में नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रेड 2 में नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी ग्रेड 2 में इनको रेगुलर किया जाएगा। साथ ही साथ दूरस्थ शिक्षा से डिग्रियां करने वाले आरईटी शिक्षकों की छुट्टियां उनकी परीक्षा के दिनों के आधार पर मानी जाएंगी। उनकी परीक्षा के आधार पर उनकी छुट्टियां मानी जाएंगी।
जबकि रेगुलर डिग्री करने वाले आरईटी शिक्षकों के मामले को प्रशासनिक विभाग के पास भेजा जाएगा और उनको नियमित करने पर प्रशासन ही फैसला लेगा कि आखिर क्या फैसला लेना है। और साथ ही साथ बिना छुट्टी लिए पढ़ाई करने वाले शिक्षकों में 117 आरईटी और 21 वॉलंटियर शिक्षक हैं जिन पर कार्रवाई कभी भी हो सकती है। एक बहुत बड़ा कदम जो है शिक्षा विभाग की तरफ से उठाया गया है, यानी जो आरईटी टीचर्स हैं उन पे अब तलवार लटक सकती है। और कश्मीर में ये कार्रवाई शुरू हो गई है, हो सकता है जम्मू में भी शिक्षा विभाग ये कार्रवाई बहुत जल्द शुरू करे और जो आरईटी टीचर्स जिन्होंने अपनी सेवा के साथ साथ हायर एजुकेशन प्राप्त की है उन पर भी गाज गिर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे सहयोगी साहिल आपके सामने आएंगे और अपनी अपडेट रखिए। हमेशा लोगों को पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, शायद आपको भी होगा। पर एशिया कप के बारे में आपको कुछ अहम जानकारियां देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से फाइनल खेला जाएगा आईपीएल का अहमदाबाद में 28 तारीख को, और उस 28 तारीख को वहाँ पर एशिया कप के जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि भारत तो है ही, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ओमान है, यूएई है, ये सब जो हैं ये वहाँ पर आना चाहते थे, पर सिर्फ बुलाया गया है श्रीलंका बोर्ड के अध्यक्ष को, बांग्लादेश के अध्यक्ष को और यूएई के अध्यक्ष को। ये सिर्फ वहां पे पहुंचेंगे और मैच देखने के लिए फाइनल वहां पर आएंगे और उसके बाद जो है चर्चा भी की जाएगी एशिया कप को लेकर। ये अहम बात है बहुत कि जब एशिया कप के लिए चर्चा की जाएगी तो उसमें पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया था। पाकिस्तान के जो अध्यक्ष हैं क्रिकेट बोर्ड के, नजम सेठी, वहां पर वो नहीं मौजूद रहेंगे और वो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि अगर उनके तरफ से हमेशा यही बयानबाजी सामने आएगी, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है एशिया कप खेलने के लिए तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, पर उन सब के बीच में बहुत से बयानबाजी हुई भी है और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि एक जो हाइब्रिड मॉड्यूल है उसको तैयार किया गया है, पर उस मॉड्यूल के तहत जो है उसको माना नहीं गया। जयशाह एससीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको नहीं माना और उसके साथ जो बाकी जो देश थे, बाकी कंट्रीज जो थी, उन्होंने भी उस प्रस्ताव को नहीं माना था, जिसकी वजह से जो है अब आगे जो अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी और स्थान पर इस एशिया कप को शिफ्ट किया जा सकता है। तो वही अब देखने वाली बात है। वही जैसे ये फाइनल आईपीएल का खत्म होगा उसके बाद एक बैठक होगी और बैठक में ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये मैचेस कहां पे करवाए जाएं एशिया कप के। और पहले कहा जा रहा था कि यूएई में शायद करवा सकते हैं, पर यूएई में नहीं होंगे क्योंकि वहां पे हमेशा इस वक्त जब एशिया कप की बारी होगी तब वहां पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो जो खिलाड़ी हैं उनके चोटिल होने का अंदेशा बना रहता है ज़्यादा गर्मी में। तो उसको देखते हुए अब उसको शिफ्ट करने की जो अटकलें लग रही थी वो श्रीलंका में शायद एशिया कप को करवाया जा सकता है। और उन सब के बीच में नजम सेठी का साफ तौर पर कहना है कि अगर एक भी मैच एशिया कप का पाकिस्तान में नहीं होता है तो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। ये सब एशिया कप को लेकर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं, संशय बरकरार है किस देश में होगा, पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इन सब पे संशय बरकरार है। क्योंकि शेड्यूल वर्ल्ड कप का भी अनाउंस कुछ ही दिनों में हो जाएगा और एशिया कप का भी कुछ ही दिनों में शेड्यूल जो है अनाउंस करना पड़ेगा। तो इन सब के बीच में अब पाकिस्तान नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी टीम है जो नहीं खेलेगी। और इन सब में एक बयान जो है शाहिद अफरीदी का भी सामने आया था, पूर्व क्रिकेटर हैं, पूर्व कप्तान है पाकिस्तान टीम के। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नजम सेठी क्यों अड़े हुए हैं अपनी बातों पर, क्यों नहीं भेज रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को इंडिया, उनको भेजना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक तमाचा होगा इंडिया के मुंह पे अगर पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो अच्छा खेल कर वहां से वापस आते हैं, वर्ल्ड कप जीत कर वापस आते हैं, तो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा बीसीसीआई को, इंडिया को। ये उनका कहना था। ये बयानबाजी जो है ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपको अब तक पहुंचाई जा रही है। और ये शाहिद अफरीदी ने ऐसा आर्टिकल जो है पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर पर अपना प्रिंट करवाया था और उसके बाद ये बातें सामने आ रही थी कि शाहिद अफरीदी ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नजम सेठी को पाकिस्तानी टीम को इंडिया भेजना चाहिए और वहां पे जाके उनको वर्ल्ड कप अच्छे तरीके से खेलें, वर्ल्ड कप घर लेके आए, तो एक बहुत बड़ा तमाचा जो है वो इंडियन टीम को लगेगा, इंडिया को लगेगा। तो हमेशा से रहता ही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा से हाई वोल्टेज ड्रामा रहता ही है। उस मैच में हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था, T20 जिस तरह का वो चला था तो इंडिया हार की कगार पर थी और विराट कोहली, जो विराट किंग हैं, किंग कोहली हैं, उन्होंने मैच को जितवाया था इंडिया के लिए और पहली जीत अपना नाम दर्ज की थी वर्ल्ड कप की। तो बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन रहा था विराट कोहली का। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या एशिया कप के लिए
पाकिस्तान रहेगा, क्या वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान इंडिया आएगा। उन सब के बीच में आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल तो अब आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल पहुंचेगी, वो चेन्नई के साथ खेलेगी अहमदाबाद में ही। पर आज का मुकाबला जो है वो बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने वाली जो टीम्स हैं दोनों, उनका पूरी टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। तो बेहतर प्रदर्शन की वजह से ही दोनों टीम्स यहाँ तक पहुँच पाई हैं। हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात में शुभम गिल, मोहम्मद शमी और शाहजहां राशिद खान, ये तीन खिलाड़ी जो है बिल्कुल अहम खिलाड़ी हैं इनके, जिनकी मदद से ये 18 पॉइंट्स इस गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किए थे और यहाँ तक पहुँची है। तो ये तीन जो अहम खिलाड़ी हैं, इनका आज भी चलना बहुत ज़रूरी है, आज का फाइनल में भी चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैच जीतना है, अगर फाइनल जीतना है दोबारा से, पिछले साल की जो विनर है वो भी गुजरात टाइटंस रही हैं और इस बार भी उनकी नज़रें कप के ऊपर होंगी। देखते हैं आने वाले बहरहाल आने वाले समय में बताएगा कि कौन जीतता है। पर आज का मैच बहुत अहम रहने वाला है। और मुंबई की हम बात करें तो मुंबई की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है, पर वो एक पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो रही है उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंची हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी का हम नहीं कह सकते हैं, पर यह है कि कैमरॉन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों ही अहम खिलाड़ी हैं इस मैच के और इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं आए हैं। ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले ये कर सकते हैं और इनको करना पड़ेगा अगर आज का मैच जीतना है तो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अहमदाबाद में देखा गया है ड्यू फैक्टर रहता है, टॉस पर बड़ा डिपेंड करेगा और साथ ही साथ ये ट्रैक हमेशा स्कोर के लिए जाना जाता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है, क्योंकि रोहित शर्मा से भी उम्मीदें बहुत लगा के बैठते हैं इंडियंस और साथ ही साथ ईशान किशन जो है एक बेहतरीन ओपनर हैं, तो इस पूरी टूर्नामेंट में वो इतना खास अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाए हैं। देखते हैं आज के मैच में वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे। पर इन सब के बीच में एक जो युवा खिलाड़ी मुंबई इंडियंस को मिले हैं वो है आकाश मधवाल। बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बॉलर और कमाल की गेंदबाजी उन्होंने इस टूर्नामेंट में की है। 7 मैचेस में अभी तक उनको खिलाया गया है और ये इसी वजह से खिलाया गया कि जोफ्रा आर्चर और साथ ही साथ बुमराह, इन दोनों के इंजर्ड होने के बाद इनको यहां पे खिलाया गया था। तो बेहतर प्रदर्शन इन दोनों का हो सकता था अगर ये टीम में शामिल होते, पर इनकी जगह पर उनको जगह मिली है आकाश मधवाल को। तो अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। बहरहाल जो भी है ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देकर यहां तक पहुंची हैं और बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात मैंने बता दी पहले ही आपको कि गुजरात अपने जो खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, पर जो राशिद खान, मोहम्मद शमी और शुभम गिल, ये तीनों पे नजर रहेगी। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, कैमरॉन ग्रीन और आकाश मधवाल, ये 3 की प्लेयर्स दोनों के पास हैं। देखते हैं बेहतर कौन करता है, पर टॉस पर सब पे नजर रहेगी। टॉस बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस मैच में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जसलीन कौर हमारी सहयोगी आप तक पहुंचाएंगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अब बात करेंगे एक सिग्निफिकेंट मूव की जो प्रशासन द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें तो एक अहम फैसला जो है लिया गया और बताया जा रहा है इस प्रपोजल को जो है अप्रूव भी कर दिया गया है। ये आखिर प्रपोजल क्या है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर में जितनी भी जेलें हैं, कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अंदर जितने भी कैदी हैं वो फोन का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्स करते हैं। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लाया था और उसे अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने ये अप्रूव किया है कि जेल के वहां पर टॉवर्स जो हैं इंस्टॉल किए जाएंगे, जो कि हारमोनियस कॉल्स को जो है ब्लॉक कर देंगे। और इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की 14 जेल्स बताई जा रही है और 14 जेल्स में ही ये टॉवर लगाया जाएगा, ताकि कोई भी कैदी अगर उसके पास फोन भी है तो वो उसका इस्तेमाल जो है नहीं कर पाएगा या बाहर क्या हो रहा है कोई भी जानकारी जो है उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये एक बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लिया है तमाम कैदियों के खिलाफ, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते थे। और होम डिपार्टमेंट ने भी इसे जो है अप्रूव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन जो है इन टॉवर्स की जाएगी ताकि हारमोनियस कॉल्स को जो है ब्लॉक किया जाए 14 जेल्स में जम्मू कश्मीर में, और जिसमें ब्लॉक किया जाएगा 2G की बात करें, 3G 4G सिग्नल्स और लेटर ऑन जो है 5G भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस प्रपोजल की बात करें तो बताया जा रहा है कि फाइनेंशियली इस पे तकरीबन 21 से लेकर 26 करोड़ तक इसका खर्चा आएगा इन 14 जेलों में इन टॉवर्स को इंस्टॉल करने के लिए। और जिसमें से बताया जा रहा है कि अगर 19
1.04 करोड़ की बात करें तो ये वन टाइम कॉस्ट रहेगी और 1.76 करोड़ जो है इसकी रिक्यूरिंग कॉस्ट पर एनम रहेगी। और वहीं ये बताया जा रहा है कि 26 लाख से ऊपर पर अगर बात करें तो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें लगेंगे। और 0.56 करोड़ की बात करें तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है इन टॉवर्स के लिए रहेंगे। तो देखिए कि किस तरह ये बजट जो है वो भी बनाया गया है कि कितना खर्चा इन टॉवर्स को वहां पर इंस्टॉल करने में आएगा और मेंटेनेंस करने के लिए भी बात करें तो कितना आएगा। पर बड़ी बात कि इसे अप्रूव कर दिया गया है और हो सकता है कि जल्द इस पर काम जो है शुरू हो जाए। पर जम्मू कश्मीर की 14 जेलों में इन टॉवर्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल की बात करें, एसएमएस की बात करें, मैसेज की बात करें तो वो ना बाहर जा सके और ना बाहर से कोई भी मैसेज जो है अंदर आ सके। क्योंकि इससे पहले कई बार इस तरह की वारदातें सामने आई थी कि जहां पर कैदियों के पास से मोबाइल फोन जो है पकड़े गए थे और उसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा अहम फैसला लिया। और इससे पहले हमने ये भी देखा था, ये भी बताया जा रहा था कि जेलों के अंदर से भी तमाम चीजें जो है ऑपरेट की जाती हैं। तो इन तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का ये एक बड़ा अहम फैसला मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की 14 जेलों में जो है इस टॉवर्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि वहां पर सिग्नल्स जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। ना बाहर से कोई कॉल आ पाएगी, ना यहां से जेल से बाहर कोई कॉल जा पाएगी, ना एसएमएस की बात करें, ना मैसेज और ना ही कोई भी वीडियो कॉल या फोन कॉल जो है वो हो पाएगी। एक अहम फैसला लिया गया क्योंकि तकरीबन देखा जाता है कहीं इस तरह के क्रिमिनल्स की बात करें जो जेल के अंदर होते हैं कि वो बाहर से जो है कई चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, कई इस तरह के अभी भी वारदातों में इन्वॉल्वमेंट जो है देखने को मिलती है। तो इन तमाम चीज़ों पर ही रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये एक बड़ा अहम फैसला मान सकते हैं। हालांकि अब ये वक्त ही बताएगा कि इसमें कितना फायदा जो है देखने को मिलेगा, क्या सच पे इस पे रोक लगा पाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो प्रशासन खर्च करने जा रही है, कोई छोटी रकम नहीं है। लगभग 21 करोड़ से 26 करोड़ बताए जा रहे हैं कि इसमें खर्चा जो है वो आएगा इन टॉवर्स को इंस्टॉल करने का। फिर टेलीकॉम कंपनीज की बात करें जो ये इंस्टॉल करेंगे उनको, और पर एनम मेंटेनेंस की बात करें तो तमाम इसमें कॉस्ट प्राइजेस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी कि किस तरह से यहाँ पर खर्चे जो हैं वो होंगे। दूसरी अगर हम बात करें देखें, क्योंकि बहुत सारे जम्मू कश्मीर में इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जो 14 जेलों में हैं और इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी देखी जाती है कि बाहर किस तरह की वारदातें हो रही हैं। और ख़ासतौर पर कुछ मिलिटेंट्स की बात करें कि ये भी देखने को मिलता है कि वो अभी भी जेलों से जो है बाहर ऑपरेट करें। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है अगर हम टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उस पर भी निकलने के लिए प्रशासन ये एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर ले रही है और जिसे जो है होम मिनिस्ट्री ने भी अप्रूव कर दिया गया है। तो देखना होगा कि जल्द की इसे किस तरह से ग्राउंड पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है और कितना समय लगेगा कि ये 14 की 14 जेलों में जम्मू कश्मीर में इन टॉवर्स को इंस्टॉल जो है वो कर दिया जाए। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब अगली खबर से मेरी सहयोगी जो है तनदीप कौर आपको रूबरू करवाएंगी। शुक्रिया। तो वहीं पर अब हम बात करेंगे बिल को लेकर। जी हाँ, क्योंकि आप जैसे ही मॉल में जाते हैं या फिर किसी दुकान पर जाते हैं आप बिल बनाते हैं, क्योंकि बिल तो बनानी ही है और उसके लिए आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जी हाँ, और आप देते भी हैं, क्योंकि अगर कंपनीज की बात करें यानी कि जो मॉल है या फिर कोई दुकानदार है या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड है, जब उनसे पूछा गया कि आप कस्टमर से उनका मोबाइल नंबर क्यों मांगते हैं, तो उनका जवाब ये था कि हमारे यहाँ पर क्या ऑफर्स चल रहे हैं उसकी जानकारी हम अपने कस्टमर्स को दे सके और कस्टमर्स तक ये पता चल सके, उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि इस दिन से लेकर इस दिन तक हमारे यहाँ पर डिस्काउंट चलेगा, ऑफर चलेगा या फिर कुछ नई चीजें हमने यहाँ पर लाई है, अपने इस मॉल में एक नया ब्रांड जो है वो हमने लाया है। इस तरह की चीजों की जानकारी दी। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये नंबर आपसे मांगा जाता है और कई जगह पर ऐसा होता है कि ओटीपी भी होती है। खैर, ओटीपी की बात हम बाद पे करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे नंबर को लेकर। तो अब सरकार ने ये कहा है कि आपको नंबर मांगने की जरूरत नहीं है और वहीं पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अपना मोबाइल नंबर हमें दो और हम आपकी पिन जो है वो जनरेट करें, यानी कि हम आपकी बिल जो है वो जनरेट करेंगे और इस पर आपको तमाम जानकारी मिलेगी। हालांकि एक बार नंबर जब उनके पास चले जाता है तो उनके पास डाटा रहता है कि इस इंसान ने पहले भी हमसे शॉपिंग की है, पहले भी इतनी बार शॉपिंग हो चुकी है, तो इतने समय हो चुका है, इतने समय के बाद अगर आज या अगर फॉर एग्जाम्पल ही हम ले लें कि उन्हें पता है कि ये कस्टमर है हमारा, ये पहले इस नंबर से 10 बार शॉपिंग हो चुकी है और
जब आप 11वीं बार करते हैं बिल्कुल सेम मॉल से, तो वहां पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि आपके नंबर पर ये ऑफर है। तो ये सब एग्जांपल्स, ये सब एक्सक्यूज जो है तमाम कंपनीज की तरफ से दिया गया। लेकिन अब उनका यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कस्टमर आपको नंबर नहीं देना चाहता, आप उनसे नंबर नहीं लेंगे, यानी कि कस्टमर की अपनी मर्जी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान जो है वो खूब रखा जा रहा है। और इसी के चलते एक और नई चीज अब ये भी सामने आई है कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं किसी दुकान पर, मॉल पर या कहीं पर भी, आपसे आपका नंबर मांगा जाता है, आप अपना नंबर नहीं देना चाहते, आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। आप उन्हें साफ मना कर सकते हैं कि मैं अपना नंबर नहीं दूंगा, आप ऐसे ही बिल बना दे, आप नाम पर बिल बना दे। और अगर आपसे वो फोर्स किया जाता है, आपको बार बार कहा जाता है कि हमें नंबर चाहिए, नंबर के बिना नहीं होगा, तो आपको वहां पर सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस भी हुए जहां पर कस्टमर्स को कहा गया कि नहीं, नंबर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब नंबर बहुत जरूरी नहीं है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ना दें, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये किसी और की मर्जी नहीं है। तो यानी कि एक इस पर भी आपको एक फ्रीडम जो है वो सरकार की तरफ से मिली है, यानी कि अब आप बिल्कुल फ्रीली अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपना नंबर नहीं देना चाहते हैं, आप नहीं देंगे, अगर आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। क्योंकि इनसे भी काफी फ्रॉड्स हुए हैं। जिस मॉल से या जिस शॉप से आप शॉपिंग करते हैं या कुछ खाने का सामान ही आप लेते हैं, तो उसके जरिए भी काफी फ्रॉड्स हो रहे थे कि यहाँ पर आज हमारे मॉल में इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, आपको बस इस लिंक पर क्लिक करना है, आपको ये करना है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के पैसे जो हैं वो भी उनके अकाउंट से खाली हो गए। तो इस चीज का ध्यान जो है वो आपको बहुत जरूरी रखना है। चाहे आप एटीएम के जरिए अपने बिल जनरेट करवाएं या फिर आप कैश देकर करवाएं, नंबर आपसे फिर भी मांगा जाता था। आप क्रेडिट कार्ड से करवाएं, जिस मर्जी से करवाएं, आपसे नंबर आपका मांगा ही जाता था। लेकिन इस चीज पर आप साफ तौर पर, पहले तो सरकार ने ये कहा कि इस पर रोक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर मांगना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद अब ये फैसला सामने आया, जब एक मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई, तमाम चीजें देखा गया, तमाम चीजें देखी गई, नोटिस की गई। उसके बाद ये कहा गया कि कस्टमर की अपनी मर्जी है। कस्टमर अगर नंबर देना चाहता है वो दे सकता है, अगर वो नहीं देना चाहता तो कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का, किसी भी मॉल का, किसी भी शोरूम का, वो अपने कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे अपना नंबर आप दे ही दे। तो ये पूरी जानकारी जो है इस पर निकल कर सामने आ रही है। आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरी है। फ्रॉड से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या नई जानकारी आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के समय में काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने ये भी तो देखा होगा कि किस तरह से कोई भी पार्सल लेकर आप तक आ रहा है तो उस पर भी फ्रॉड हो रहा है। तो इन सब चीजों पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कभी कभी ये भी देखा है कि आप जितनी सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर भी जब फ्रॉड होना होता है, हो जाता है। सावधानी बरत, लेकिन संभल कर चलना बहुत जरूरी है। आप भी संभल कर चले और दूसरों को भी इस बारे में जानकारी दें। तो चलिए, अब इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का। और आज के न्यूज रूम लाइव में हमने आपको तरह तरह की खबरों के साथ रूबरू करवाया। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।